Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 28th February 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. सो यूक्रेन हैज़ एग्रीड टू मीट रशिया फॉर टॉक्स एट द बेलारूसियन बॉर्डर. So there was a phone call between the president of Ukraine and a Belarusian leader, जिसके बाद यूक्रेन ने एग्री किया that they will meet Russia at the Belarusian border. This meeting is going to be near the Chernobyl exclusion zone, as you can see in the diagram as well, जो red circle बनाया गया है. So we have Chernobyl nuclear power plant. ये भी काफ़ी दिनों से इट इज़ इन न्यूज़. तो इसके आसपास इनिशियल जो 30 किलोमीटर का जो एक्सक्लूजन जोन है इसके बिल्कुल पास में दे आर गोइंग टू मीट नियर द प्रियपथ रिवर. एज यू कैन सी इन द डायग्राम दिस अ रिवर विच इज़ फ्लोइंग थ्रू बेलारूस एंड यूक्रेन. सो प्रियपथ रिवर के पास दे आर गोइंग टू मीट. इससे पहले भी चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट न्यूज़ में था बिकॉज रशियन ट्रूप्स ने इसे कैप्चर कर लिया था. चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, एज यू कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, it is present in northern Ukraine and it is the site of one of the world's worst nuclear disasters in human history. सबसे फर्स्ट डे जब रशियन इन्वेजन का था यूक्रेन में तो रशियन मिलिट्री फोर्सेस ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैप्चर कर लिया था. सो ये जो अटैक था ये बिल्कुल भी अनएंटिसिपेटेड नहीं था. इवन इसे लेकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी रशियन फोर्सेस को वार्न किया दैट इफ़ दे ट्राई टू कंट्रोल द चेर्नोबिल प्लांट तो उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. एंड इवन यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने अनदर न्यूक्लियर डिज़ास्टर को लेकर भी वार्न किया था कि अगर रशिया अपना इन्वेजन कंटिन्यू करता है. तो यहाँ से थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू नो कि चेर्नोबिल पावर प्लांट में हुआ क्या था. नाउ बेसिकली ये जो चेर्नोबिल जो सिटी है उससे 16 किलोमीटर अवे ये प्रेजेंट है और यूक्रेन का कैपिटल कीव से तकरीबन 100 किलोमीटर्स अवे है. एंड 1986 में इसमें वर्स्ट न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था. सो दिस डिज़ास्टर अकर्ड बिटवीन अप्रैल 25 to 26 जब कुछ टेक्नीशियंस का जो ग्रुप था. At that point of time it was controlled by Soviet, it was Soviet controlled Ukraine. They carried out a botched safety test and जिसकी वजह से काफ़ी explosions हुई थी in the Chernobyl reactor number 4 and जिसकी वजह से उसका जो कोर था वो partially melt down कर चुका था. and in explosions की वजह से जो कोर है वो expose हुआ and it released the clouds of radioactive material into the atmosphere. सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये जो इनिशियल एक्सप्लोजन हुआ इसकी वजह से 2 वर्कर्स की डेथ हुई. कुछ 28 फायरमैन एंड जो इमरजेंसी क्लीनर वर्कर्स थे दे डाइड एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ द एक्यूट रेडिएशन सिकनेस. एंड UN ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रोडिक्ट किया था दैट अराउंड 4,000 पीपल विल इवेंचुअली डाई बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन एक्सपोजर. एंड इस रेडिएशन की वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज़ थे लाइक बेलारूस एंड इवन पार्ट्स ऑफ रशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोप वहाँ तक ये जो रेडिएशन थी वो पहुँची थी. नाउ ताकि इसको इस ट्रेजेडी को हम किस पर्सपेक्टिव में लेकर आएँ तो ये कहा जाता है कि जब एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी एंड एटॉमिक बॉम्ब्स वो ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान उससे तकरीबन 400 टाइम्स जो रेडिएशंस हैं वो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रिलीज़ हुई थी. Initially, Soviet officials they tried to cover up this disaster, but there was sharp increase in radiation level which was coming out from Soviet Union. जिसके बाद कुछ Swedish officials ने इसको लेकर alarms raise किए थे. And even इस कैटास्ट्रॉफ को भी कहा जाता है कि it is one of the key factor जिसके कुछ ही सालों बाद सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हुआ. सो बेसिकली इस एक्सीडेंट के बाद चेर्नोबिल्स एक्सक्लूजन जोन आया विच इज़ बेसिकली 32 किलोमीटर रेडियस अराउंड द साइट और इस जोन को इनहेबिटेट नहीं किया जाता. एंड इस प्लांट में जो बाकी के जो 3 रिएक्टर्स हैं उनको शट डाउन कर दिया गया था बाय 2000. एंड इस एरिया में जो रेडिएशन लेवल हैं दे आर हायर देन नॉर्मल. इसके अलावा यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच इज़ इन दी हेग वहाँ पे रशिया के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की है एंड इट इज़ बेसिकली टू हॉल्ट द इन्वेजन ऑफ रशिया.
सो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका समझते हैं। यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो एप्लीकेशन फाइल की है, दैट इज़ टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रशिया with respect to 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, जिसे द जीनोसाइड कन्वेंशन भी कहा जाता है। सो यूक्रेन ने रशिया को एक्यूज़ किया है दैट रशिया इज़ फॉल्सली क्लेमिंग कि जो लुहांस्क और दोनेस्क वाला जो एरिया था वहाँ पे जीनोसाइड्स के एक्ट्स हुए थे, एंड इसको एज अ प्रिटेक्स्ट यूज़ किया गया था बाय रशिया व्हेन दे वर रिकग्नाइजिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज एरियाज। लुहांस्क और दोनेस्क की जब इंडिपेंडेंस की बात हुई तो तब ये स्टेटमेंट आई थी कि इन एरिया के अंदर जीनोसाइड हुआ है, एंड जिसकी वजह से रशिया इज़ गोइंग टू वॉर अगेंस्ट यूक्रेन। सो यूक्रेन हैज़ अक्यूज रशिया कि इनका ये जो क्लेम था इट वाज फॉल्स, एंड इसी को लेकर जो 1948 का जो कन्वेंशन है ऑन जीनोसाइड, इसके तहत यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एप्लीकेशन फाइल की है। सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का इकलौता प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। इसे 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, एंड इट स्टार्टेड टू वर्क इन 1946। नाउ इसकी भी हिस्ट्री समझनी ज़रूरी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। नाउ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस लीग ऑफ नेशंस के द्वारा बनाया गया था, एंड इसका जो इनॉग्रल सिटिंग थी वो नीदरलैंड्स में दी हेग में पीस पैलेस था, वहाँ पे की गई थी इन 1922। नाउ आफ्टर वर्ल्ड वॉर II जो लीग ऑफ नेशंस था वो रिप्लेस हो गया बाय यूनाइटेड नेशंस, एंड जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था वो रिप्लेस हो गया बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इसको 1946 में डिज़ोल्व किया गया, एंड इनके जो लास्ट प्रेसिडेंट थे दैट वाज फ्रॉम एल सल्वाडोर, जज जॉस गुस्तावो गुरेरे, एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंड फर्स्ट केस जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आया था इट वाज ब्रॉट अप बाय यूनाइटेड किंगडम, and it was against Albania, and it was basically concerned about the incidents in the Corfu Channel. तो ये भी important है। There's a very narrow strait in the Ionian Sea between the Greek island of Corfu and the Albania on the European mainland. तो इनके बीच में जो conflict था उसको सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लाया गया था। सो जस्ट लाइक परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसको भी पीस पैलेस और दी हेग नीदरलैंड में ये बेस्ड है, एंड यूनाइटेड नेशंस के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो जो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं लाइक जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरीट, ये सभी न्यूयॉर्क में लोकेटेड हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ऐसा है जो कि दी हेग नीदरलैंड में लोकेटेड है। नाउ यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल देखें, दैट इज़ टू सेटल इन अकॉर्डेंस टू द इंटरनेशनल लॉज, जो भी लीगल डिस्प्यूट्स कंट्रीज़ आकर यहाँ पे सबमिट करती हैं उसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एडवाइजरी ओपिनियंस दिए जाते हैं। सो इट इज़ अ प्रिंसिपल लीगल सिस्टम फॉर द एंटायर वर्ल्ड, एंड यहाँ पे जो जजेस हैं दे आर बेसिकली असिस्टेड बाय अ रजिस्ट्री, एंड विच इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नाउ यहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ना यहाँ पे एक और चीज़ नोट करेंगे, वो सभी मेंबर्स जो कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी पार्टीज़ बन जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जुरिस्डिक्शन में चला जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तभी जुरिस्डिक्शन मिलती है जब दोनों पार्टीज़ का कंसेंट हो, और ऐसे केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट होती है दैट इज़ फाइनल, एंड इट इज़ टेक्निकली बाइंडिंग ऑन द पार्टीज ऑफ अ केस, एंड यहाँ पे अपील का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। सो एट मैक्स जो डिसीजन आया है उसकी रिवीजन हो सकती है, अगर कोई न्यू फैक्ट की डिस्कवरी हुई या इंटरप्रिटेशन को लेकर एक रिवीजन हो सकती है। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ अपील हेयर। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वी हैव 15 जजेस जिनको 9 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। दे साइमल्टेनियसली वोट, लेकिन सेपरेटली वोटिंग होती है।
नाउ टू बी इलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं दे शुड रिसीव मेजॉरिटी ऑफ वोट्स इन बोथ द बॉडीज, जनरल असेंबली एज वेल एज सिक्योरिटी काउंसिल, दोनों में ही उनको मेजॉरिटी वोट्स मिलनी चाहिए. And this requirement sometimes requires multiple rounds of voting as well. And जो elections हैं they are held at the United Nations headquarter in New York during their annual United Nations General Assemblies meeting. इंडिया भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 6 ओकेजन्स में पार्टी बन चुका है, जिनमें से 4 times इट वॉज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. नाउ ये भी एक बार देख लेते हैं. 1960 में इट वॉज द राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडिया टेरिटरी. इसमें इंडिया और पोर्तुगल पार्टीज़ थे. इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान 1972 में केस लेकर जाते हैं. इट वॉज बेसिकली अबाउट द जुरिसडिक्शन ऑफ ICAO काउंसिल. And then there was again India-Pakistan for the trial of Pakistani prisoners of war in 1973. Then again India-Pakistan for the aerial incident of 10th August 1999. And then we have Marshall Islands versus India. Now, हमेशा 6 में से 4 बार पाकिस्तान है, लेकिन 2 बार पाकिस्तान नहीं है. So एक बार it was Portugal and second is Marshall Islands versus India. And this was the obligations concerning the negotiations related to the cessation of nuclear arm race and to the nuclear dismemberment. So इसमें भी Marshall Islands versus India case 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था. And the recent one was the कुलभूषण यादव case जिसमें इंडिया और पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए हैं in 2019. आगे बढ़ते हैं. नाउ बिकॉज ऑफ द रशियाज़ इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, US, यूरोप और कुछ और वेस्टर्न नेशंस इन्होंने एग्री किया है कि रशिया को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन SWIFT यहाँ से एक्सक्लूड किया जाए. Now, this is going to be the most, potentially crippling financial penalties जो कि रशिया के ऊपर लगाई जाएंगी. Well, इस आर्टिकल से SWIFT इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ SWIFT. वी विल नो कि व्हाट हैपन्स अगर किसी कंट्री को SWIFT से एक्सक्लूड कर दिया जाए और कोई ऐसा कंट्री है जिसको पहले SWIFT से एक्सक्लूड किया गया हो. ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे गवर्न होती है, हाउ डज दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क. सो विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ SWIFT. ना यहाँ पे आप SWIFT का जो फुल फॉर्म है वो याद रखिएगा. इट इज़ द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन. एंड ये बेसिकली एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसे ग्लोबली जितने भी बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूज़ करती हैं, जिसके थ्रू जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही क्विकली एंड फॉल्टलेसली एक्सचेंज होती है. एंड फॉर दिस SWIFT को 1970s के अंदर फॉर्म किया गया था. एंड इसका टारगेट यही था कि हमारी जो ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज जो हैं उसे अच्छे से क्रिएट करना और एक कॉमन लैंग्वेज डेवलप करना इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग. एंड SWIFT के अंदर याद रखिए इट इज़ ओनली अ मैसेजिंग नेटवर्क. इसके अंदर मनी एक्चुअली में मूव नहीं करता. इट बेसिकली ऑपरेट्स एज अ मिडल मैन एंड इट काइंड ऑफ वेरीफाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. 200 कंट्रीज़ में मोर देन 11,000 बैंक्स हैं जिनके अंदर जो SWIFT है वो एक मिडल मैन के जैसे काम करता है विच वेरीफाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजेक्शन. सो ट्रांजेक्शन रिलेटेड ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड और रिलायबल कम्युनिकेशन करता है एंड इट डज नॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट्स. सो बैक अगेन इट इज़ जस्ट अ मैसेजिंग सिस्टम. नाउ SWIFT में अगर हम देखें तो इसका जो हेडक्वार्टर है इट इज़ बेस्ड इन बेल्जियम एंड इट ओवरसीज सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम 11 इंडस्ट्रियल कंट्रीज़: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, UK, US अलॉन्ग विद बेल्जियम. तो 11 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका सेंट्रल बैंक इज़ ओवरसीन बाय SWIFT. सो SWIFT ऑन अ डेली बेसिस अगर हम देखें तो ये अराउंड 40 मिलियन मैसेजेस के अराउंड डिलीवर करता है एंड इट बेसिकली इंक्लूड द ऑर्डर्स एंड कंफर्मेशंस ऑफ पेमेंट्स, ट्रेड एंड करेंसी एक्सचेंज. एंड SWIFT उन्हीं कंट्रीज़ को बार करता है या फिर उन्हीं एंटिटीज़ को बार करता है ओनली आफ्टर यूरोपियन यूनियन हैज़ पास्ड सैंक्शन. एंड SWIFT के अंदर उनकी जो पेमेंट है वो मेनली 40% अराउंड US डॉलर्स में फ्लो करती है. नाउ अब एक बार समझते हैं कि जो SWIFT है ये किस तरह वर्क करता है.
तो वो सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि स्विफ्ट के साथ कनेक्टेड हैं, ये बेसिकली उसका जो मैसेजिंग सिस्टम है उसे यूज़ करते हैं। एंड बेसिकली जो बाकी बैंक्स हैं और जो पेमेंट्स हो रही हैं, इनके बीच में एक तरह का रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप होता है। तो इट्स अ वेरी सिक्योर मैसेजिंग सिस्टम, और इससे जो बैंक है इट अलाउज इट टू ऑनर द पेमेंट इंस्ट्रक्शंस विदाउट क्वेश्चन, and subsequently it helps the bank to process high volumes of transactions at speed as well. And हर साल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को ट्रांसफ़र किया जाता है यूजिंग द स्विफ्ट सिस्टम। सो हर एक पार्टिसिपेंट को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक यूनिक 8 डिजिट स्विफ्ट कोड दिया जाता है, जिसे बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड भी कहा जा सकता है। लेट्स इफ़ अ पर्सन इज़ इन न्यूयॉर्क विद अ सिटी बैंक अकाउंट, ठीक है, एंड दे वांट टू सेंड मनी टू समवन हु इज़ इन लंडन, और उनका HSBC का अकाउंट है, उसमें उनको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो पे क्या करेगा, दे विल हैव टू सबमिट दिस टू देयर बैंक, वो अपने बैंक को सबमिट करेगा, और जो लंदन में जो बेनिफिशियरी है उसका जो अकाउंट नंबर है उसे नोट करेगा अलॉन्ग विद द 8 डिजिट स्विफ्ट कोड। एंड फिर क्या होगा, जो न्यूयॉर्क में जो सिटी बैंक है वो जो स्विफ्ट मैसेज है वो भेजेगा टू द लंदन, एंड जैसे ही वो रिसीव होता है और अप्रूव होता है बाय द HSBC बैंक ऑफ लंदन, द मनी वुड बी देन क्रेडिटेड विद द रिक्वायर्ड अमाउंट। तो इस तरह से बैंक्स के बीच में इंटर बैंक जो कम्युनिकेशन है, मैसेजिंग जो है, उसे यहाँ पे ये डील करता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर किसी कंट्री को एक्सक्लूड किया जाता है फ्रॉम द स्विफ्ट तो उससे क्या होगा। Well, as we have seen, now the SWIFT is the most participatory financial facilitating platform, और इससे अगर किसी कंट्री को एक्सक्लूड किया जाए तो उनकी जो फॉरेन फंडिंग है उस पर इसका असर होता है, एंड वो कंट्री पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है ऑन द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रबलसम अगर जो इंस्टीट्यूशन है, जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो नई मार्केट में जाना चाहते हैं, न्यू टेरिटरीज़ में जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो ओपन रह जाती हैं। एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी यहाँ पे आता है, एक आप अलग से एक सिस्टम बनाएंगे एंड उसको ऑलरेडी जो एक सिस्टम चल रहा है उसके साथ इंटेग्रेट करना, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। आज हम स्विफ्ट की डिस्कशन कर रहे हैं बिकॉज रशिया इज़ बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। क्या इससे पहले भी किसी और कंट्रीज़ को एक्सक्लूड किया गया है? वेल दी आंसर इज़ येस। कुछ ईरानियन बैंक्स थे, 2018 में उनको रिमूव किया गया था, एंड देयर वर सेवरल कंट्रीज़ इन यूरोप जिन्होंने इसको रेजिस्ट भी किया था। लेकिन आज भी कहा जाता है कि ये जो स्टेप लिया गया था, दिस वाज टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। तो इससे पहले ईरान के कुछ बैंक्स को एक्सक्लूड किया जा चुका है। Therefore, SWIFT ban अगर रशिया पे लगाया जाएगा, अब then Russian banks won't be availing the SWIFT services, and therefore they will restrict the Russia's access to the financial market all across the world. And अगर देखा जाए तो रशिया काफ़ी heavily reliant है on the SWIFT बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मल्टी बिलियन एक्सपोर्ट्स उनका जो चलता है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दे आर डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स। एंड ये जो कट ऑफ अगर होगा तो इससे रशिया का जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं वो उसके ऊपर असर पड़ेगा, दे विल टर्मिनेट इट ऑल। इससे करेंसी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, एंड इट कैन इवन लीड टू मैसिव कैपिटल आउटफ्लो एज वेल. So it will make it harder for the Russian companies and individuals to pay for import or to receive cash for export. Selling goods to Russia is also bound because it becomes more riskier and more expensive. Now इससे इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है. अब जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लग रही हैं इससे इंडिया को भी जो हमारा आर्म्स इंपोर्ट है उसके अंदर इंटरप्शन या डिले देखने के लिए मिल सकता है. इंडिया और रशिया का जो बायलेटरल ट्रेड है अभी तक इस फिस्कल ईयर में इट वाज अराउंड 9.4 बिलियन US डॉलर्स, एंड अगर हम लास्ट ईयर देखें तो इट वाज 8.1 बिलियन डॉलर. सो इंडिया मेजरली जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल, फर्टिलाइजर्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन, प्रेशियस मेटल्स, ये सब इंपोर्ट किए जाते हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस रशिया इज़ ऑल्सो इंडियाज़ बिगेस्ट आर्म सप्लायर. हमारा 60 to 70% जो मिलिट्री सप्लाईज आती हैं दे आर फ्रॉम रशिया. सो इवन हमने थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस किया था, इंडिया इज़ प्रोक्योरिंग S-400 एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया,
एंड इन्होंने रिसेंटली एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर AK-203 राइफल्स, एंड जिनकी जो प्रोडक्शन है वो इज़ गोइंग टू बिगिन इन इंडिया वेरी सून. सो जो सैंक्शंस रशिया के ऊपर लग रहे हैं, इट कुड जेपरडाइज इंडियाज़ रिसेंट इवन 375 मिलियन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट्स एज वेल. जो कॉन्ट्रैक्ट इंडिया का फिलीपींस के साथ हुआ है उसको भी ये जेपरडाइज कर सकता है. इससे बाकी की कंट्रीज़ के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा. रशिया के ऊपर जो बैन लग रहा है, इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, एंड इट विल इवन हर्ट अदर कंट्रीज़ इकोनॉमीज़ एज वेल. लाइक यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, दे वोंट बी एबल टू रिसीव गुड्स. वहाँ पे ऑयल, गैस, मेटल, कुछ और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो उनके इम्पोर्ट्स के हैं वो नहीं पहुँच पाएंगे. जो एक्सपोर्टर्स हैं, दे विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर गुड्स टू रशिया बिकॉज इट विल बिकम मोर रिस्कियर एंड मोर एक्सपेंसिव. इवन अगर हम US और जर्मनी की बात करें, सो दे विल ऑल्सो लूज़ अगर इफ़ रशिया इज़ डिसकनेक्टेड, बिकॉज जो US और जर्मनी के जो बैंक्स हैं, दे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट स्विफ्ट यूजर्स टू कम्युनिकेट विद रशियन बैंक्स ओनली. तो उससे भी उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होने वाला है. एंड इवन यूरोपियन यूनियन इज़ कॉशियस बिकॉज उनकी जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड गैस, इसकी वजह से इवन रशिया से अराउंड 40% जो गैस नीड्स हैं वो यूरोपियन यूनियन यूज़ करता है. सो डेफिनेटली सभी कंट्रीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट होने वाला है. नाउ एक और चीज़ यहाँ पे समझते हैं कि क्या हमारे पास कोई और ऑल्टरनेटिव है स्विफ्ट के बजाय. नाउ 2014 में रशिया ने अपना खुद का फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम शुरू किया था, जिसमें रशिया और जो फॉरेन बैंक्स हैं उनके लिए. सो दे डेवलप्ड एन ऑल्टरनेटिव मैसेजिंग सिस्टम जिसको कहते हैं SPFS. This is the financial messaging system of the Bank of Russia, and it basically handles the about a fifth of their domestic payments, and इसके सिर्फ और सिर्फ 400 users हैं. So it is very reliable and secure channel जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस हैं related to the financial transactions उनको भेजा जा सकता है. लेकिन अगैन वर्ल्ड वाइड इस सिस्टम को लेकर आना और ऑलरेडी सिस्टम के अंदर इंटेग्रेट करना, ये डेफिनेटली एक मुश्किल टास्क होने वाला है. नाउ स्विफ्ट की गवर्नेंस को समझते हैं. वेल, इट सेज कि इट इज़ न्यूट्रल. अगर हम इसके शेयर होल्डर्स देखें तो ऑल अक्रॉस द ग्लोब देर आर अराउंड 3500 फर्म्स जो कि इसके शेयर होल्डर्स हैं, एंड दे इलेक्ट अ 25 मेंबर बोर्ड. एंड ये जो मेंबर बोर्ड है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द स्विफ्ट, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय द G10 सेंट्रल बैंक्स. अभी हमने देखा कि हमारे जो कौन कौन से कंट्रीज है जिनका जो सेंट्रल बैंक है वो स्विफ्ट मैनेज करता है, रेगुलेट करता है. एंड इट बेसिकली ओवरसीज द इवन द नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, क्योंकि इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज़ ऑल्सो इन बेल्जियम ओनली. एंड जो स्विफ्ट ओवरसाइट फर्म है, इसको 2012 में बनाया गया था. एंड जो G10 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको बाकी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स ने भी ज्वाइन किया था, जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, चाइना, टर्की जैसे कंट्रीज़ हैं. एंड 2021 में भी स्विफ्ट जो फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसने रिकॉर्ड बनाया था ऑफ एन एवरेज ऑफ 42 मिलियन फिन मैसेजेस पर डे, एंड ऑन देयर वेबसाइट इट इज़ अवेलेबल. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल अगैन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है. हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह इंडिया ने अब्सटेन किया फ्रॉम वोटिंग फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन विच वाज बेसिकली कंडेमिंग रशियाज एक्शन इन यूक्रेन. नाउ इंडिया इज़ फेसिंग मोर डिफ़िकल्ट चॉइसेस अगैन बिकॉज फिर से US और यूरोप ने मिलकर एक और रेजोल्यूशन आगे लेकर आए हैं फॉर वोटिंग विच इज़ aimed at isolating Russia. So जो previous resolution आया था, the resolution 8979 which was condemning Russia's action in Ukraine, इसके ऊपर रशिया ने वीटो कर दिया था. लेकिन अगैन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक एमरजेंसी स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा विच इज़ बेसिकली टू एग्जामिन द टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन विच वाज वेटोड बाय रशिया. तो अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग होती है, नाउ इंडिया हैज़ टू चूज़ कि वेयर इट इज़ स्टैंडिंग इन द ग्लोबल पर्सपेक्टिव. सो अभी तक इंडिया हैज़ रिफ्रेन फ्रॉम सपोर्टिंग एनी रेजोल्यूशन विच वाज क्रिटिसाइजिंग रशिया, बट ऑफिशियल्स ने बार बार कहा है दैट इंडिया हैज़ अ ग्रोइंग कंसर्न ओवर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस विच आर गोइंग ऑन, and along with there are so many Indian students who are caught in this crossfire in Ukraine.
एंड देयरफॉर अब एक जो न्यू रेजोल्यूशन आया है जिसके अंदर रशिया को आइसोलेट करने का एम रखा गया है. सो विल सी कि इसको लेकर इंडिया किस तरह वोट करता है. एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इवन फॉरेन सेक्रेटरी ने ये कहा दैट इंडिया हैज़ ऑल द रीजंस टू कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ रिजॉल्विंग दिस कॉन्फ्लिक्ट. एंड इसके अंदर उन्होंने ब्रीफ किया ये जो क्राइसिस चल रहा है एंड इसकी जो ह्यूमैनिटेरियन डायमेंशंस हैं उसको यहाँ पे साइट किया गया. एंड जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उन्होंने ये भी कहा कि जो डायलॉग है दैट इज़ द ओनली वे. जो दोनों वॉरिंग साइड हैं दे शुड सिट एंड दे शुड हैव डायलॉग्स. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो इंडिया और फ्रांस के बीच में एक डील कंक्लूड होने वाली है एंड दिस इज़ बेसिकली अबाउट द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ 125 KN इंजन फॉर द इंडिजीनियस 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट. सो ये जो कोलैबोरेशन है ये इंडिया की तरफ से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO एंड फ्रेंच इंजन मेकर सैफरन के बीच में हो रही है. सो बेसिकली हमारा जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसका जो 125 KN इंजन है इसकी जॉइंट डेवलपमेंट को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में डील हुई है. एंड इवन जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA इट वाज वर्किंग ऑन LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark II. एंड इसके अंदर जो ADA है इट वाज वर्किंग अलॉन्ग विद हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड. एंड इसके अलावा जो हमारा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है फॉर द नेवी, इसको लेकर जो डेवलपमेंट्स हैं दे वर करंटली वर्किंग इट आउट. सो इनिशियली जो हमारे डिज़ाइन है ऑफ द एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इसको शुरू किया गया इन बैक 2009 एंड इट इज़ बेसिकली इसका एम है एज टू डेवलप अ ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिसके अंदर एक इंटरनल वेपन्स के लिए बे बनाया जाए और एक डाइवर्टलेस सुपरसोनिक इनटेक सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया जाए. एंड इट विल बी डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम और इसके लिए इसका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ना इट्स गोना बी अ 25 टन एयरक्राफ्ट जिसका जो इंटरनल कैरेज है दैट वुड बी ऑफ 1500 kg ऑफ पेलोड. एंड इंटरनल पेलोड 1500 kg का है, एक्सटर्नल पेलोड इज़ ऑफ 5500 kg अलॉन्ग विद 6500 kg ऑफ इंटरनल फ्यूल. सो जो हमारा एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है इसमें स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशंस भी होंगी. एंड इसको 2 फेजेस में डेवलप किया जाएगा. एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark I जिसके अंदर जो हमारा एग्जिस्टिंग GE414 इंजन है वो होगा. एंड एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark II जिसके अंदर एडवांस्ड और मोर पावरफुल इंजन प्लान किया जाएगा और इसी को जॉइंटली डेवलप किया जाएगा. जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन है एयरक्राफ्ट की इट इज़ प्लान्ड थ्रू अ स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसके अंदर इवन प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया जाएगा. ना इसको लेकर इंडिया ने बाकी कुछ और अटैम्प्ट्स भी किए थे. पास्ट में हमारे कुछ अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स रहे हैं जिसके अंदर हमने एक इंडिजीनियस डिज़ाइन के थ्रू एक जेट इंजन डेवलप किया था फॉर LCA एंड इस प्रोग्राम का नाम था कावेरी प्रोग्राम. इट वाज सैंक्शनड इन 1989. So this project was, it ran for around 30 years and it saw developments of 9 full prototypes of engine and 4 core engines. And later then we also saw Shakti engine which basically powers the indigenous advanced light helicopters and their variant. And ये भी एक joint development था between the Safran, the France and the Hindustan Aeronautics Limited. So that is all for this video. हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमारी प्रिपरेशन के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.